कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं कि बेचारे खाने के बेचारे परेशान हैं, सोए हुए, कंबल नहीं है, बिस्तर नहीं है। तो हमने दिमाग में हमारे बैठ गया कि इनको मदद करना होगा। हाँ, बहुत सारे हॉस्पिटल का इतना चार्ज होता है कि वो कई सारे लोग एफोर्ड नहीं कर पाते उसको। तो अगर आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी को भी वापस लौटा पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे थोड़ा अपने को ये तकलीफ हो रहा था हाँ, कि अगर हमारे परिवार हैं और हमारे परिवार में किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है, हाँ। उनको क्यों घर से बाहर निकाला जाता है। आपको कभी से डर नहीं लगा कि हाँ कोविड-19 में मुझे कोरोना हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, और उस सिचुएशन में मदद की आपने? अगर ऐसे भारत में हर भाई लोग सोच लेंगे हाँ, तो फिर मदद कैसे करेंगे। हम तो कुछ नहीं है। सर आइडिया कहाँ से आया कि हाँ मुझे भी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, लोगों की मदद करनी, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? मैं जा रहा था, अचानक से पैर हमारा ऐसा डिस्बैलेंस हो गया, तो हमारा जो फिल्ली का जो है कटोरी से पूरा खुल गया था, टूट गया था। उस टाइम हमें बहुत तकलीफ हुआ। एक परिवार चला रहे, हमारी फैमिली है, हम साथ में बच्चे भी हैं, कौन मदद करेगा। सर क्या दुआएं काम आती है? 100% आती है। आपको सर किस मोमेंट पे लगा कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की दुआएं, लोगों का सपोर्ट, यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ये ऐसे कुछ चमत्कार हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार, फिर से एक नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक के पॉडकास्ट में मैंने कई सारे ऑफिसर को बुलाए और कई सारे अच्छे पर्सनालिटी को इनवाइट किया था, लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी यूनिक और एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, जिन्होंने अपने जीवन में उन लोगों की मदद की है, जिन्होंने समाज के लिए अपना वो बलिदान दिया है जो आमतौर पर हर इंसान नहीं दे पाता है। इन्होंने समाज के लिए उन तबके के लोगों की मदद की है जो लोग अपने जीवन में किसी न किसी तरह से असमर्थ थे कोई भी काम करने में, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह रहन सहन में हो। उनको पूरी तरीके से मदद की है आगे बढ़ने में और उनको सपोर्ट किया है अपने जीवन को जीने में। और इन्होंने कोविड-19 के समय उन लोगों की मदद की जो लोग असहाय थे पूरी तरीके से अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं एक सर, जिन्होंने एक समाज सेवक हैं और लोगों को समाज में इस तरीके से मदद करते हैं जिससे वो किसी भी तरीके की परिस्थिति से बाहर निकल सके। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। तो सर सबसे पहले इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशन क्या रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर खान है और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट है हमारा। और मैं यहाँ आने के लिए और सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने बुलाया आपने और बहुत सारी चीज़ें जो आपने हमारे बारे में लोगों तक मैसेज पहुँचाए, उसके लिए भी मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आपने अपने बारे में कुछ बताइए। मैं बहुत 2012 के आसपास में मेरा मुंबई में काम करते थे हम लोग। हाँ। एक रोज़गार होता है लोगों का, इस तरीके से हम काम करते थे। हमारा काम काफ़ी ऐसे ही कुछ कंपनी में चलते रहते थे जो पीओपी डिजाइनिंग के काम होता है। आजकल तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लोग कर भी रहे हैं इसको, डिजाइनिंग इसमें। हाँ। तो मैं गोरेगांव में हमारा छोटा एक्सीडेंट हो गया था। हमारे पैर था लेफ्ट साइड का। अच्छा। तो पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था। तो वहाँ से हमारा कैसे काम धंधा, मैं 1-1.5 साल घर पे बैठ गया और माली हालात भी बहुत कंडीशन ख़राब हो गया था। तो कंडीशन में ऐसा हो गया कि काम धंधा पूरा हमारा बंद हो गया। घर पे रह गया और ठीक है, लोगों की दुआएं अपने साथ थी। अच्छा खासा ट्रीटमेंट हुआ और फिर अपने पैर पे हम खड़े हो गए। तो ये है कि जो बिजनेस हमारा था एकदम पूरा ख़त्म हो गया था। हाँ। तो इनसे उनसे कांटेक्ट करते करते हमने जॉब चालू कर दिया। जॉब किया हमने, कुछ टाइम तक जॉब किया। हमारे कुछ दोस्त के ज़रिए से लोगों के साथ में जुड़ के जो एनजीओ रहती हैं, हमने काम करने लगा। हाँ। तो काफ़ी हमें हमारे एरिया में आस्ते आस्ते काम कर रहा था, एक दूसरे से देख देख के मैंने कुछ हमारा स्टार्ट था ये। हाँ। तो मैंने सोचा कि ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि लोगों को जब मदद कर, उनके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, जो उनके दिल से दुआएं निकलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा बहुत अच्छा है, तो हम कंटिन्यू करते इसको।
तो करते करते ये समझ के चलिए हमने काफ़ी साल इसमें टाइम दिया। हाँ। लेकिन क्या है, काम करने के साथ साथ ना अगर किसी को आप आगे ज़्यादा बढ़ा देते हैं हाँ। तो बहुत कम है कि वो आपके साथ वफादार हो गया। हाँ बिल्कुल। वो ये सोच लेते हैं ऐसा ना हो ये कहीं आगे बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल, ये लोगों में होता है। ये लोगों में होता है। इससे क्या होता है, लोग नहीं सोचते ये आगे बढ़ गया तो हम पीछे हो जाएंगे। हाँ। तो इसी तरीके हमारे साथ भी हुआ। हम्म। लोग हमको देखे कितना नाम हो रहा है और काफ़ी लोग बीच में चर्चा में आ रहे हैं, तो हाँ। हम क्यों ना इसको थोड़ा पीछे किए। हम्म। तो बहुत लोग हमको इग्नोर करने लगे। हाँ। तो हमने कहा ठीक, खैर कोई बात नहीं, हमारे साथ बहुत सारे मुसीबतें भी आती गई, हमने छोड़ दिया। फिर कोविड के समय में देखा कि काफ़ी लोग परेशानी हालत में चल रहे हैं। राशन का हो गया, खाने का हो गया, हाँ। बेचारे किस कंडीशन में हैं। और हॉस्पिटल के मामले में ऐसे ऐसे कंडीशन हो जाती है कि इंसान उस टाइम सोच लेंगे तो अपने बोलते ना कि आंखों में आंसू आ आंसू आ जाते हैं हाँ। कि अगर वो कोविड की देखा जाए तो हमारे भारत के जो पुलिस प्रशासन लोग हैं, हाँ। जो डॉक्टर हैं, उनको, जो हमारे बॉर्डर पे सैनिक लोग हैं, उनको तहे दिल से मैं सलूट करता हूँ, जो उनका योगदान रहा लोगों के बीच में। अपने परिवार छोड़ के लोगों के बीच में हमेशा ड्यूटी निभाए। हाँ। डॉक्टर हो गए, पुलिस प्रशासन हमारे हो गए, हम्म। जो हमारे सैनिक हैं, देश के लिए बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। और आस्ते आस्ते हम ये सारी चीज़ें तो देखते ही आ रहे हैं, लेकिन हम कहें क्यों नहीं लोगों तक मदद पहुंच जाए। तो हमने छोटा छोटा राशन का किट लोगों से उनसे रिक्वेस्ट करके लेके उन तक पहुंचा देते थे। ओके। जब उनके घर में पहुंचता था हाँ। तो लोगों का चेहरे पे मुस्कान आता था। ये समझ के चलिए उनको खाने का एक एक टाइम का बेचारे का वांदा हो जाता था। हॉस्पिटल के बिल के मामले आ जाते थे। हाँ। लेकिन हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम हॉस्पिटल का बिल पे कर दें। लेकिन आस्ते आस्ते ये करते लोगों का राशन पहुंचाना, उनको मदद करना, ये हमें एकदम दिल पे ये हो गया कि हमें यही करना है। हाँ। साथ साथ हमारा काम धंधा चलता रहता था। उसके बाद में हमने ये राशन का जो हमने सिलसिला चालू किया, लोगों को खाना खाने के लिए सिलसिला चालू किया, तो हमने कहा कि अगर इस तरीके से रोड पे बेचारे हैं, हाँ। उनको खाना कौन खिलाएगा। वो तो है। तो बहुत सारी चीज़ से दिक्कतें आ रही हैं, कैसे इन तक पहुंचा जाए। जी सर आप एक ह्यूमैनिटी फाउंडेशन शुरू किया है, जी। तो उसका सर आइडिया कहाँ से आया कि हाँ मुझे भी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, लोगों की मदद करनी, ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? बहुत अच्छा सवाल आपने किया थैंक यू सर। कि ह्यूमैनिटी फाउंडेशन आपने कैसे आपके दिमाग में और आपने स्टार्ट किया। हाँ। सबसे पहले है कि ह्यूमैनिटी फाउंडेशन एक मानवता के हिसाब से बनाया हमने। हाँ। भारत के अंदर एक मानवता बहुत ज़रूरी है, भाईचारा हमारा बहुत ज़रूरी है, और जो भी ऐसे गरीब व्यक्ति हैं उनको मदद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने कोविड के बाद में 2022-23 में हमने ये सोचा कि लोगों के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं उन तक पहुंच पा रहा है। तो हमने सोचा कि अपना खुद का फाउंडेशन बनाया जाए। ठीक है, हमारे साथ हैं हमारे मुगोली आपा, वो समझ लीजिए हमारी बड़ी सिस्टर हैं, उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किए। हाँ। कि भाई आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। हाँ, नूर बानो घोष नाम उनका आपा का। हाँ। तो हमने कहा ठीक है, तो ये हमने बनाया। तो इसके ज़रिए से जब हम रजिस्ट्रेशन होके हमारा आया तो ये हम कंटिन्यू कर ही रहे थे, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर से। लेकिन जब हम हमारे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो रजिस्ट्रेशन करके आने के बाद में और लोगों तक फिर हम जाने आने लगे, तो ये है कि जब हम कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं कि बेचारे खाने के बेचारे परेशानी है, सोए हुए, कंबल नहीं है, बिस्तर नहीं है। ऐसे लोगों को हमने दिमाग में दिया है, तो हमने दिमाग में हमारे बैठ गया कि इनको मदद करना ज़रूरी है। हाँ। आज हर इंसान काम धंधा करके अपना घर काटता है, घर के परिवार जिलाता है। हम भी उसमें से हम काम धंधा करके हमारे परिवार को हम जियाते हैं, हमारे बच्चे हम अच्छे से खा पी रहे हैं, लेकिन उनका कैसे, उनका कौन ध्यान दे। तो हमने कहा इनको मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आस्ते आस्ते हमने क्या किया, 2 लोग 4 लोग ऐसे मदद करते करते आज के तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, लोगों की दुआओं से आज हम कम से कम ने काफ़ी 100-50-200 जैसा भी होता है, लोगों तो मदद हो जाता है। ये जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के माध्यम से खड़े होते हैं।
ओके सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी तरीके से अगर आपसे मदद चाहिए, जी। तो सर वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकता है? हमारा तो सबसे पहले कि सोशल मीडिया से हमारे पास कांटेक्ट हो जाता है लोगों का, ओके। और आज के तारीख में हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे, तालुका में जाएंगे, तो हाँ। हॉस्पिटल का विषय आता तो एक दूसरे से कांटेक्ट करके आ जाते हैं। हाँ। तो आज के समय में सोशल मीडिया सबसे फर्स्ट हम्म। कि आज किससे भी कांटेक्ट करना सोशल मीडिया आसान हो गया है। हाँ। तो वहाँ से कांटेक्ट लोगों से हो जाता है। हाँ, तो सर आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है मैं यहाँ यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर किसी भी को भी सर से कनेक्ट होना है या उन किसी भी तरीके से सपोर्ट चाहिए तो सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सर यहाँ पे मेरा अगला सवाल है कि आपका सबसे पहला सोशल वर्क प्रोजेक्ट कौन सा था? हमारा सबसे फर्स्ट हमारा आया था हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल का? जी। उसमें आपने क्या किया था? हॉस्पिटल का ऐसा था कि जब हमें एक एनजीओ के माध्यम से जुड़ के काम कर रहे थे, हाँ। तो हम बिल कम कराने लिए जाते थे। हाँ। कि भाई इनका बिल कम कर कम, दिए, रिक्वेस्ट कर लेते थे कि बेचारे गरीब लोग हैं। हाँ। तो बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं जो हमको बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है सर, आप एक एनजीओ से काम कर रहे हैं, एक मानवता के हिसाब से काम कर रहे हो, तो हम जरूर रिस्पेक्ट करेंगे और हम कम करके देंगे। हाँ। तो बिल 100% कम करते थे। ओके जी। सर, अभी हॉस्पिटल का काफ़ी सारा देखा जाता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल का इतना चार्ज होता है कि वो कई सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उसको, और पैसे नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो अगर आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी को भी वापस लौटा पा रहे हैं। इसमें कैसा मालूम है ना कि जैसे क्या कि हमने बिल के लिए हमने बहुत फाइट कर रहा था हॉस्पिटल। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी सोच लिए कि चलो ठीक है, हम बिल तो कम करा लेते हैं। हाँ। हॉस्पिटल भी हैं, चलो बेचारे वो समझ के हमारे जबान पे कम करते थे। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं पे कर पाते हैं। हाँ। उनका क्या, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको कहाँ से फंड मिलेगा, कैसे सपोर्ट होगा? तो उनके तो वहाँ पे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन खड़ा होता है। हाँ। हमने यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, बहुत काफ़ी जगहों से, बहुत काफ़ी स्टेट से हमारे पास आए हैं। हाँ। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी मदद भी किया। बड़े बड़े पेशेंट का हमने। हाँ। एक पेशेंट हमारे पास आया था बिहार से। ओके। उनका ट्यूमर समथिंग 2 या 2.5 वजन था, उनका वेट था। अच्छा। गले पे था। बेचारी 4 साल से परेशान थी। खर्चा काफ़ी जा रहा था उनका, 5-6 लाख के ऊपर खर्चा जा रहा था। बेचारे बहुत गरीब थे। यहाँ तक मुंबई हमने बुलाया उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए, लेकिन वो परिवार डर रहे थे, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी से जा चुके, कुछ हो जाए इनको। लेकिन हमने उनको हिम्मत दिया, आप टेंशन मत लीजिए। आप पैसे से मजबूर हैं, हिम्मत मत हारिए। वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अल्लाह के फजलो करम से उनका मदद किया हमने, ट्रीटमेंट किया। आज अच्छा खासा औरत है, उसका हम फोटो भी आपको बता देंगे। ओके, हाँ मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे सर। सेम कंडीशन एक हमारे नाला सुपारा में एक बेचारा था, पेट का ट्यूमर था इनका, बड़ा हो गया था, रोड पे सोया रहता था। तो बारिश की मौसम था, मैं जा रहा था, एरिया से गुजर रहा था, तो एक शटर था, ऐसे दुकान के बाहर रहता है, शटर बना के रहते, तो वहाँ पे सोया था। तो मक्खी बहुत बैठे थे उसके ऊपर। तो करीब में गया, हमने क्या हुआ आपको? तो उनका हालत देख के तो सवाल तो करने की अपनी उचित नहीं है कि सवाल करें, खुद दिख रहा है सामने। तो परिवार भी थे उनके, ऐसा नहीं है, लेकिन घर से निकाल दिए थे। रीज़न ऐसी कंडीशन थी कि उनके सामने बैठ नहीं पाते थे लोग, बास आते थे। उनको हमने वादा किया ये आपका ट्रीटमेंट हम करा के देंगे। खर्चे गए, काफ़ी गए खर्चे, उसका भी हम आपको फोटो दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा खासा खुद काम कर रहा है, जी रहा, अपने परिवार के भी साथ है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा अपने को ये तकलीफ हो रहा था कि अगर हमारे परिवार हैं और हमारे परिवार में किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है, उनको क्यों घर से बाहर निकाला जाता है? आज बहुत से ऐसे हमने लोगों को देखा है, हम आश्रम में विजिट करते हैं, अपने मदर को, फादर को ले जाके आश्रम में डालते हैं, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तरह तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं, बातें करते हैं, बहुत अलग सी। लेकिन एक आश्रम चलाने वाला बेचारा उनको पाल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ये बात आ जाती है, एक आश्रम चलाने वाला 50, 100, 200, 300 लोगों को पालता है, चाहे वो भीख मांग के पालता है या किसी की मदद के लिए पालता है, लेकिन वो उनके फादर माँ को पालता है। एक औलाद जिसको जन्म दिया माँ ने, 9 महीने अपने कोख में रखा, उनको जन्म दिया, छोटे से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, बीवी आ गई, छोड़ दिया, माँ को आश्रम में डाल दिया।
हम उन भाइयों से भी कहना यही चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हाँ। अपने माँ को आश्रम में मत डालो, ये मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनली। अपने फादर को आश्रम में मत डालो। वो माँ ने आपको किस कंडीशन से पाल के बड़ा किया है, किस कंडीशन से, अपना निवाला मुंह तक जाता है वो निवाला, फिर भी आपको खिलाती पहले। उनके दिल से पूछो क्या कंडीशन है, और आप शादी होने के बाद, औरत आने के बाद में डायरेक्ट आश्रम में डाल दो। ऐसा मत कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। सर बिल्कुल सही बात बताइए। बहुत सारे पेरेंट्स को उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, और मैंने भी सर रिसेंटली में, मैं सर जब वृंदावन गया था तो वहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में कई सारे वृद्ध महिलाएं वो अपने परिवार को ढूंढती है वहाँ पे, लेकिन फिर भी वो खुशियाँ उसे नहीं मिल पाती। सुविधाएं सब कुछ है लेकिन वो खुशियाँ नहीं मिल पाती है उसको फैमिली में जो मिलती है। और बिल्कुल अपने पेरेंट्स को कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए। सर मेरा अगला सवाल है कि ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की जब शुरुआत की थी आपने, तो सर काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा, तो सर उसको आपने कैसे वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उससे आगे बढ़े? ऐसा है कि अपना काम धंधा चलता रहता था, और उस काम धंधे के माध्यम से लोगों को छोटा छोटा जैसा हो सकता मदद करते करते निकलते रहा। लेकिन कुछ भी हमारे बहुत ऐसे कुछ दोस्त लोग थे जो हमको सपोर्ट भी करते रहे। हम उन अपने दोस्तों के मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उस कंडीशन में हमें बहुत सपोर्ट करते थे। सर जिन मरीजों या गरीबों लोगों की मदद की, उनमें से कोई एक कहानी जो आपको सबसे ज़्यादा दिल छू गया? जी हाँ। कौन सा सर कहानी था वो, अभी जो मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया मैंने, ट्यूमर जो था, दो था, एक बिहार का था और अपना एक हमारे नाला सुपारा का था। ऐसा था कि मैं आपको बताया कि वो रोड पे सोया था। बीबी हैं, घर के परिवार भी हैं। हमने उससे पूछा भी भाई आपके ऐसा क्यों, और आप इस कंडीशन में यहाँ पे घर पे क्यों नहीं? जब उन्होंने कहा मुझसे कि भाई हमारे घर वाले ने हमको निकाल दिया है। हमने कहा क्यों? बोले इस कंडीशन में कि आप हमारे बीच रह नहीं सकते हैं, और खाना नहीं खा पाता हूँ मैं, क्योंकि बस होता ना मवाद, बहुत गंदा बास होता है। हमने कहा ठीक है। उनकी सारी कहानियाँ सुनने के बाद में हमने कहा आपका ट्रीटमेंट हम करा के देंगे। वो हमने उनको अपने साथ में उनको लेकर गया हॉस्पिटल में एडमिट कराया ट्रीटमेंट। लेकिन हमें वहाँ पे ज़्यादा इमोशनल में जब हुआ, जब वहाँ देखो मेडिकल का एक लीगल प्रोसीजर होता है हॉस्पिटल का, जो वहाँ पे एक पेपर पे सिग्नेचर होती है। अगर हम ओटी में लेके जाते हैं, एक ऑपरेशन के लिए जब ओटी में जाता है तो उनके परिवार से सिग्नेचर कराया जाता है। जब उनकी औरत को हमने फ़ोन किया आप आइए ज़रा, उनके इतना रिक्वेस्ट के बाद हमने बुलाया, लेकिन वो साइन करने के बजाय वो सोच रहे हैं हम अंगूठा लगा देंगे तो भी चलेगा। हमने कहा मैडम आप अंगूठा फिंगर लगा रहे आपका, कोई इतराज़ नहीं, मुझे आप कर सकते हैं। वो हमने करे, लेकिन वो लोग वहाँ पे मुश्किल से मेरे अंदाज से 1 से 2 मिनट रुके, और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद जब मुझे ये सवाल किया गया सर इनके परिवार का पेपर पे अभी तक साइन नहीं हुआ है, हमने कहा सर उनका परिवार आ रहे हैं, मैं यहाँ पे हूँ और मुझे जहाँ पे सिग्नेचर करना है आप बता दीजिए। तो बोले ठीक है नूर जी कोई इश्यू नहीं, हम चालू ही रखे हैं, ऑपरेशन ओटी में तो ले जा चुके हैं। वहाँ पे बहुत तकलीफ हो मुझे कि एक परिवार होने के बावजूद भी और लोग साथ नहीं दे रहे हैं। सेम कंडीशन ऐसी एक था कि आश्रम एक था, आश्रम में एक बंदा ऐसा था बेचारा, ऐसा मैं ये दुआ करूंगा खुदा किसी के साथ ऐसा ना करे। अब ये मुझे नहीं मालूम उसके परिवार थे कि नहीं थे, लेकिन बाद में मुझे मालूम भी पड़ा कि शायद थे। उनके पैर पूरा गैंग्रीन था। गैंग्रीन बोलेगा तो पूरा एकदम कीड़े पड़े थे, बड़े बड़े कीड़े हो गए थे। वो आश्रम में केस आ गया था। आश्रम से मुझे कांटेक्ट किया गया कि नूर जी हमारे पास एक पेशेंट है जिसके जख्म बहुत गंभीर हैं, आप यकीन नहीं करेंगे सर। हमने हॉस्पिटल में तो बुलाया, लेकिन जब हॉस्पिटल में लेकर अंदर एंट्री किए, आप ये समझिए जितना टाइम हम यहाँ बैठे हैं आप 2 मिनट बैठ नहीं सकते थे। इतना गंदा पूरा हॉस्पिटल बास आ रहा था। रीज़न कि उसको पूरी कीड़े हुए थे, और वो शायद किसी पुलिस स्टेशन से या कैसे वहाँ तक पहुँचा था, किसी आश्रम तक का। उनका कंडीशन ऐसा था कि बॉडी में केवल उनकी हड्डी दिख रही थी, मतलब गोश्त की
नामो निशान नहीं थे, मतलब ऐसी कंडीशन थी, खाने के बगैर वो टूट गए थे, रोड पे सोए हुए थे। हमने वादा किया भाई इसका ट्रीटमेंट करा के दूंगा मैं, इसके परिवार है नहीं वो हम नहीं सवाल करेंगे, ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी इसका है। हाँ। हमने एडमिट किया, डॉक्टर आए, वहाँ डॉक्टर ने ये बोला कि सर इनका पैर जो है हमें काटना पड़ेगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुआ कि आज हम 2 पैर पे रह के भी कुछ नहीं कर पाते जल्दी, थकावट महसूस होता है, और वो इंसान 1 पैर पे कैसे चलेगा। तो हमने कहा सर देखिए मेडिकल प्रोसीजर तो आपको है, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक फरिश्ते के रूप में आते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो सर इसकी ज़िंदगी बचना बहुत ज़रूरी है। बोले ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है, इंशाल्लाह हो जाएगा। पैर उसका काटे, वो भी फ़ोटो हमारे पास आपको चाहिए हम दे देंगे, हमारे पास सबका मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम और बोलिए आपसे हम कह रहे हैं। आज वो अच्छा खासा है, जख्म पूरा भर गया है, आज भी आश्रम में है वो, और वो आश्रम को भी मैं थैंक्स बोलूँगा जो इंसान को आज भी रखा हुआ है। सर जब आप लोगों की मदद करते हैं तो सर आपको कैसा महसूस होता है? ये समझ के जब हम लोगों को मदद करते हैं इतना खुशी मिलती है कि जितना हमारे परिवार से मिलता है, हमारे माँ के दुआओं से मिलता है, हमारे माँ के मुस्कान से मिलता है हमको खुशी, उतना हम उन लोगों से हमें खुशी मिलता है कि हम आपसे किस शब्द में कहें, उनकी मदद करने पर बहुत खुशी मिलती है। और ये समझ चलना कि हमें बहुत तकलीफ़ों से बचा रही उनकी दुआएं, और खुशी जो मिलती है हम बता नहीं सकते हैं। सर एक दौर हमारा आया 2020 के समय में, कोविड-19 जी, और पूरा कोविड-19 पूरे भारत ही नहीं पूरा विश्व को लॉकडाउन में कर दिया जी, और सभी लोग घर पे थे जी। लेकिन सर उस सिचुएशन में लोग घर इससे बाहर इसलिए भी नहीं निकलते थे कि उसकी जान ही चली जाएगी, उसको कोविड हो जाएगा, तो वो लोग प्रिकॉशन में घर पे रहते थे। जी। लेकिन सर उस सिचुएशन में भी आप बाहर निकल के लोगों की काफ़ी सारे मदद किए, काफ़ी लोगों को घर भिजवाया। उन सिचुएशन में जो लोग आर्थिक रूप से भी प्रॉब्लम में थे या किसी सामाजिक रूप से किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में थे, उस समय आपको कभी से डर नहीं लगा कि हाँ कोविड-19 में मुझे कोरोना हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा, और उस सिचुएशन में मदद की आपने? देख ऐसा है, सबसे पहले मौत तो बरहक है। हाँ, मौत तो कैसे भी आ सकती है। हाँ वो तो है, लेकिन सर फिर भी एक डर रहता है हर किसी को। डर रहता है, लेकिन क्या है ना, अगर हम डर के अगर ऐसे भारत में हर भाई लोग सोच लेंगे तो फिर मदद कैसे करेंगे। हम तो कुछ नहीं है, हमें तो हमारे से ज़्यादा डर तो हमारे जो भारत के प्रशासन लोग, पुलिस प्रशासन थे, वो डॉक्टर हैं। एक वीडियो देखो वायरल हुआ था काफ़ी, डॉक्टर वाला, मियाँ बीवी का, वो बात जब वो लास्ट कंडीशन में, लास्ट कंडीशन में अपनी एक बोलते पति की इजहार जताते दुनिया छोड़ के गए। तो वो नहीं डर रहे हैं, तो हमें तो उनको सलूट है। और उनको देख के अगर हम नहीं आगे बढ़ेंगे तो कैसे लोगों को मदद हो सकता है। तो सर कोरोना के समय में सर आपको कहाँ से लगा कि नहीं मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए? आपने क्या क्या किया उस समय में लोगों के लिए? देखिए जैसे अभी कॉन्टेक्ट आता था लोगों किसी राशन का विषय आ जाता था कि भाई हमारे घर में खाने का वांदा है, नहीं हो पा रहा है, परेशानी है, बहुत सारे लोगों को कॉल आता था, तो हमारे तरफ जितना हो सकता है हम उन तक मदद पहुंचा देते थे। और किसी के हॉस्पिटल का विषय आ जाता था कि सर हमारे एडमिट है, पैसे की किल्लत है, तो जितना हो सकता जाके रिक्वेस्ट करते थे डॉक्टर से, वहाँ डायरेक्टर से, मैनेजमेंट से, जितना हो सकता उनको मदद हो जाता था। लेकिन डर वाली जो विषय है, डर वाली इसलिए नहीं दिल में रखते थे विषय कि अगर किसी के लिए कुछ करना है तो निडर होके चलना है। और रहेगी मौत की सवाल, तो मौत तो बरहक है, कभी भी अल्लाह पाक मौत ले लेंगे जब उनकी खुशी होगी कि कभी भी कहीं भी रूह कब्ज हो सकती है। तो मौत के लिए कोई डर की बात नहीं है, मौत तो बरहक है। और सर एक उस समय में भी काफ़ी सारा वीडियोस वायरल होता था, एक बहुत ही बड़े फिल्म स्टार है सोनू सूद सर का, उन्होंने भी कोविड-19 में घर से निकल के लोगों को बस पे बैठा के घर भिजवाया। और कई सारे सर सिचुएशन में कोविड में भी देखा जाता था लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल बड़ी पटरियों पे लोगों की जाने भी चली जा रही थी, तो सर उस सिचुएशन में कई सारे लोग पैदल घर जा रहे थे। तो सर आपको उस सिचुएशन का जो सबसे दुखद क्या लगा उस समय में? कोविड-19 में सरकार भी मदद नहीं कर पा रही है। देखिए सरकार ऐसा नहीं मदद कर रही, सरकार मदद कर रही थी, ठीक है, और आज भी कर रही है सरकार मदद लोगों तक का। हाँ। और रह गया सोनू सूद की जो आपने बात की, काबिले तारीफ है। और उनके साथ में आपने कभी सर्च करना, नीति गोयल हैं मैडम। अच्छा, वो हमारे फाउंडेशन में भी जुड़े हैं। अच्छा। हमने उनके साथ 2 बार मुलाकात भी हो चुकी है, हमें सम्मान भी किए हैं हमारे काम को देख के। तो हम सोनू सूद को और नीति गोयल मैम को भी मैं सलूट है
जो कोविड में उन्होंने जो मदद किया लोगों का, हाँ। बस हो गया, ट्रेन से, जैसा जिसको जाना था, वो दोनों ने बहुत मदद किया। हाँ। सोनू सूद सर जी और नीति गोयल मैडम जी आज भी वो लोगों तक मदद पहुंचाती रहती हैं। हमने बीच में एक गरीब के लिए हमने मदद मांगा था उनसे। हाँ। तो उस टाइम हमारी इतनी कंडीशन नहीं थी और हमारे फाउंडेशन में कोई ऐसा फंड नहीं था। हाँ। तो उस टाइम नीति गोयल मैम ने हमको बहुत सपोर्ट किए थे, बहुत। बोले नूर जी आप बेफिक्र रहिए, हमारे से जितना भी होगा हम करेंगे आपको सपोर्ट। हाँ, तो कोविड में उन्होंने जो किया दोनों जन काबिल तारीफ है। सर अभी के समय में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं जी। और कुछ फ्रॉड भी होते हैं, जी। बहुत लोग इस चीज़ की वजह से सपोर्ट जी। नहीं करना चाहते। लेकिन सर आप जो फाउंडेशन में वर्क कर रहे हैं, आपने जिस फाउंडेशन का इस्टेब्लिश किया, ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का, जी। उसमें सर आपको फंडिंग वगैरह गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिल पाता है? देखिए गवर्नमेंट का भी हमारे पास कोई ऐसा फंडिंग का सपोर्ट नहीं आया है। और जो आपने कहा बहुत ऐसे लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, तो हम देखिए हम किसी के नाम लेके व्यक्तिगत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उनसे हम ये कहना चाहते हैं, यही मैसेज दूंगा कि भाई अगर आपके पास सपोर्ट है गवर्नमेंट से या आपके पास में फंड है तो उन गरीब तक पहुंचाइए, उन गरीब तक मदद कीजिए, जिससे उनकी ज़िंदगी बचे, उनके बच्चे को एजुकेशन मिले, उनके घर में 2 वक्त का खाना मिले। हम देखिए एक छोटे प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज अल्लाह पाक ने बहुत अच्छे लेवल पे लाके खड़ा किए हैं। तो उनसे भी ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जिस तरीके से आपके पास फंड आए तो उसमें से कुछ मदद कीजिए जो लोगों तक मैसेज पहुंच सके। हाँ बिल्कुल सर। और जब कोई भी इलीगल फाउंडेशन आ जाता है या गलत तरीके का फाउंडेशन आ जाता है, लोगों की पैसे लेके भाग जाते हैं, उस सिचुएशन में लोग जब मदद भी करना चाहते हैं तो एक जहन में रहता है कि नहीं यार मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो फिर वो जिसको ज़रूरतमंद है उसको भी मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बहुत काफ़ी हो रहा था, लेकिन जब से सरकार बीजेपी की आई है, हाँ। बहुत कड़क उस पर एक्शन लिया जा रहा है ऐसे लोगों के ऊपर जो फ्रॉड कर रहे हैं। कई सारे सर मैं देखा था एनजीओज वगैरह जो गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट रहती, तो उन्होंने कई सारे एनजीओज का लाइसेंस रद्द कर दिया था। जी जी, वही हम कह रहे हैं कि हम हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को मैं तहे दिल से सलूट और शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बहुत एक्शन लिया, बहुत ऐसे एनजीओ के ऊपर जो फ्रॉड करते थे। और अभी भी जो करते उनके ऊपर भी ले रहे हैं। कोई भी सरकार के साथ दगाबाज किया जो पैसे के मामले में, फंड के मामले में, उनके ऊपर एक्शन लिया भी जा रहा है। सर जिस तरीके से आप फाउंडेशन चला रहे हैं, अगर आपकी तरफ कोई भी फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहता है या अपनी लोकल सोसाइटी में उस चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहा है, लोगों की मदद करना चाहे, तो वो शुरुआत कैसे कर सकता है? हम उनसे यही मैसेज देंगे, भाई देखिए आपके एरिया में देखिए आज की तारीख में हमारे भारत के अंदर सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन अगर उनके पास है तो हमारे भारत का नाम भी रोशन है। इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में नाम रोशन करेगा। और सबसे फर्स्ट यही है कि हम एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए, हेल्थ पे हो गया काम किया जाए, ज़िंदगी जिससे बच सके लोगों की। उन बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके पास आज तो सरकार दे रही राशन, लोगों के राशन कार्ड है, तो अगर किसके पास नहीं है तो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे महिलाओं को, बहुत ऐसे बेवा औरतें हैं बेचारी जिनके पास नहीं डॉक्यूमेंट होने की वजह से उनको नहीं सपोर्ट मिल पा रहा है, ऐसे लोगों का मदद कीजिए प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है हमारा। और इससे आपको दुआएं भी लोगों की मिलेंगी और उनके चेहरे पे मुस्कान, खुशियाँ भी रहेगी। बिल्कुल सर। और मैं सर आपके बारे में पढ़ रहा था, काफ़ी कुछ मैंने गूगल पे भी सर्च किया, तो सर आपको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन से खास अवार्ड आपके लिए हैं और सबसे ज़्यादा गौरवान्वित करने वाले अवार्ड कौन से रहे हैं आपके लिए? ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, अब काफ़ी एक का नाम तो हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में दादा साहब फाल्के का अवार्ड है जो काफ़ी नामचीन है। कांग्रेट्स। हमें नवाजा गया है। और अभी रिसेंटली समथिंग 2-2.5 महीना हुआ रहेगा, हरियाणा में इलाहाबाद के इधर इंटरनेशनल यूथ का अवार्ड था, वहाँ पे इंटरनेशनल अवार्ड से हमको नवाजा गया। तो हम ये नहीं हम कहेंगे कि हमारे मेहनत की बदौलत मिला, हम ये कहेंगे उन गरीब जो लोगों का हमने मदद किया उनके दुआओं के बदौलत मिला हमें। जो उन बच्चों को एजुकेशन में प्रॉब्लम आता है उनकी मदद कर रहा था, उनके दुआओं से मिला। हमारा इसमें कुछ नहीं है। सर क्या दुआएं काम आती है? 100% आती है। आपको सर किस मोमेंट पे लगा कि नहीं यार मुझे ये काम नहीं हो सकता था, लेकिन लोगों की दुआएं, लोगों का सपोर्ट, यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ये ऐसे कुछ चमत्कार हुए हैं? चमत्कार बहुत हमारे साथ हुआ है। तो 1-2 घटना जानना चाहूँगा सर, कहाँ लगा? एक्सीडेंट से सबसे पहले हम जो ज़िंदगी से हम हाथ धो देते, लेकिन लोगों की दुआ से बचाया हमें। उसके बाद देखा जाए कि कुछ कंडीशन हमारी बहुत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो लोगों की दुआएं हमारे साथ काम आ गई। तो कहीं ना कहीं दुआएं बहुत काम आ सकती हैं। देखिए आज हम कह रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कह रहे हैं कि भाई
मेडिसिन से आराम मिलती है। हाँ लेकिन देखिए, दुआ और दवा हाँ दोनों काम आती काम है। आती है। आज डॉक्टर के एक जरिया होता है, अल्लाह पाक ने देता है, हाँ फरिश्ते रोक के आते हैं, हम्म तो उनकी एक जरिया है, और लोगों की दुआएं हैं, हम्म और मेडिसिनें जो होती हैं उस बीमारी की, वो तो हमें दोनों साथ में लेके चलना है। दुआ और दवा दवा दोनों। दोनों काम आती हैं। हाँ बिल्कुल सर। और आप काफ़ी मतलब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचते हैं चीज़ों को। एक एक पर्वतारोही थी सर, अरुणिमा सिन्हा, आप शायद सुने होंगे उनके बारे में। जी मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में कि जब वो उनका भी एक्सीडेंट हो, उनको ना वो एक्चुअली एक कोई इंटरनेशनल प्लेयर थी वो वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खेलती थी कुछ। और तो जब उसको ट्रेन से कुछ बदमाशों ने उसे उनका चेन खींचा, ट्रेन से धक्का दे दिया, तो उनके दोनों पैर कट गए। जब वो स्टेशन पे उन 48 घंटे तक उस पे टोटल 42 ट्रेन गुजर गए उनके, और दोनों पैर कट गए। तो उसने हॉस्पिटल उसे पहुंचाया गया, और वो जब बची तो उसके माइंड में भगवान ने अगर मुझे इस 48 घंटे ट्रेन 42 ट्रेन मेरे ऊपर से गुजरने के बाद भी अगर मैं जिंदा हूँ, तो अगर मैं जिंदा हूँ तो भगवान किसी न किसी बड़े मकसद के लिए मुझे जिंदा रखा है। तो उनके बाद उन्होंने संकल्प लिया, मैं एक पहली पर्वतारोही ऐसी बनूंगी जो जिनके दोनों पैर नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और आज आप गूगल पे भी सर्च करिएगा उनके बारे में, कई उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर भी है। और बेचैन जब वो माउंटेन फतह करने जा रही थी, तो वहाँ पे जो उसको परमिशन लेना पड़ता, परमिशन नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती परमिशन लिया। और जो जो पहली पर्वतारोही थी बचेंद्री पाल, उनके से सपोर्ट में ट्रेनिंग ली, और उन्होंने वहाँ पे फतह किया, और एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। तो सर सिचुएशन सबके खराब होते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे सोचते हो, कैसा माइंडसेट रहता है आपकी, वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे देखते हो। देखिए, सबसे पहले तो उनको हम सल्यूट करेंगे। बिल्कुल सर। उन्होंने जो करके दिखाया भारत के लिए, हाँ और उन्होंने जो अपने दिल में जो जज्बा रखा था हाँ भगवान के लिए अपने, हम्म बहुत अच्छी बात है हम्म कि उन्हें उम्मीद था हाँ कि हमारे साथ लोगों की दुआएं हैं। आए हैं, हाँ, बिल्कुल। तो उनको अल्लाह पाक ने कैसे भी करके उनकी ज़िंदगी बचाया। उस सिचुएशन में से सोचिए ना, जिसके साथ वो ऐसा दोनों पैर ने, और फिर भी उन्होंने कैसे माइंडसेट के साथ सोचा कि उनको अगर उन्होंने भगवान ने जिंदा रखा है, गॉड ने जिंदा रखा है, तो कुछ बड़े मकसद के लिए रखे होंगे। उनको भरोसा था हाँ अपने भगवान पे, हाँ वो अल्लाह पे इतना भरोसा था हम्म कि अगर हम ठीक हो गए अच्छे से, हाँ तो हम ये करके दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने वो करके दिखाया भी। हाँ तो उनकी जज्बे को तो सलाम है हमें। सर आपका मैं जानना चाहूँगा, आपके काम का सबसे अहम उद्देश्य क्या है, मदद, बदलाव या जागरूकता। देखिए, सबसे आपने बोला कि मदद या जागरूकता, हाँ हाँ हमें दोनों लेकर चलना चाहिए। हम्म, जागरूकता भी करना चाहिए, हाँ और उन गरीब लोग जो बेचारे हैं उनको मदद भी करना चाहिए। हम्म, अगर हम जागरूकता नहीं करेंगे हाँ तो लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचेगा, हाँ और अगर हम मदद नहीं करेंगे हाँ तो बेचारे किस कंडीशन में रहेंगे समझ हमको पता नहीं चलेगा, और ना कोई कर पाएंगे। एक होता है जागरूकता एक दूसरे के जरिए से पहुंचाना, जाना, हाँ और एक मदद होता है कि बंद मुट्ठी में करना। हाँ तो हमें दोनों करना है। जागरूकता भी आज सोशल मीडिया से जरिए से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, हाँ और मदद भी करके लोगों तक सोशल मीडिया से पहुंचाया जा रहा है। तो हाँ। हमें मदद और जागरूकता जागरूकता। दोनों साथ ले चलना है, हाँ क्योंकि बहुत ऐसे गरीब मिलेंगे। अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले बात है, हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था। हाँ कंडीशन में ऐसा हुआ था कि उसको ट्रीटमेंट डॉक्टर तो हॉस्पिटल कर रहा है, हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं बेचारे को पैसा लगता था। हाँ हॉस्पिटल, देखिए हॉस्पिटल में आपको क्लियर कर देते हैं, मेडिकल और लैब जो होता है ना बाहर रहता है, हाँ। आउट होता है। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हो तो हॉस्पिटल के रहते हैं, मेडिकल हाँ। के नहीं रहते हैं, हम्म, मेडिकल के बाहर के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो अपने हॉस्पिटल के बिल में आपको सहायता कर देते हैं, हाँ और मेडिकल जो होता है लैब में होता है वो अलग पार्ट होता है। पार्ट, हाँ तो उनको वहां पे कंटिन्यू पेमेंट देना रहता है। हाँ तो ऐसे व्यक्ति को हमें मदद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिसिन नहीं लाया हाँ तो डॉक्टर आगे ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, हम्म, और मेडिसिन आएगा कैसे, जब उसके पास पैसे रहेगा तो आएगा। हाँ तो हमें तो उनको मदद भी करना जरूरी है, हम्म। ऐसे व्यक्ति। सर आपकी ऐसी कोई घटना जो घटना आपके पूरी सोच को बदल दिया हो। जी, हमारा खुद का पर्सनली है। अच्छा, पर्सनल जी, एक्सपीरियंस। हमारा एक्सीडेंट जब भी हुआ था, हाँ गोरेगांव में हुआ था, मुंबई में। तो मैं जा रहा था, अचानक से पैर हमारा ऐसा डिसबैलेंस हो गया, नीचे का फिली हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया। तो हमारे दोस्त को हमने कॉल किया तो आया।
तो वो लोग क्या सोचे, थोड़ा बहुत दर्द रहेगा तो एडेक्स आता ना हाँ, दवाई का वो लगाएंगे तो वो लोग ने मेरे को ज़बरदस्ती पैर खड़ा किए, तो पैर मेरा ऐसे ही एल टाइप हो गया था पूरा नीचे से। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, बाजू में जाके हम लोग एक्सरे निकाल लेते हैं। हाँ। जब लेकर गए हमको एक्सरे निकालने के लिए, तो हमारा जो फिल्ली का जो है कटोरी से पूरा खुल गया था, टूट गया था। उस टाइम हमें बहुत तकलीफ हुआ कि एक परिवार चला रहे, हमारी फैमिली है यहाँ पे साथ में, बच्चे भी हैं, कौन मदद करेगा ऐसे हालत में। टेंशन बहुत ज़्यादा था। यहाँ तक है कि डॉक्टर भी वहाँ के जो थे वो हमको समझाने, बेटा ऐसे झगड़े लफड़ा नहीं करते हैं। हमने कहा सर हम लफड़ा झगड़ा नहीं किए हैं। हाँ। मैं जा रहा था, एक पत्थर था, पैर हमारा डिस्बैलेंस हो गया। हाँ। पैर हमारा जगह पे टूट गया। तो हमने वहाँ पे बहुत ऐसे एक दो हॉस्पिटल में गया, जो हमारा दर्द नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। तो मैंने वहाँ से निकल गया। तो मैंने जीगोश्वरी के अंदर में एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे हमने गया। वहाँ पे डॉक्टर थे, उन डॉक्टर का भी मैं तहे दिल से सलूट है उनको। उन्होंने देखा हमको, सही बोला कि आप इतना दर्द में तड़प रहे हैं तो टेंशन क्यों ले रहे हैं, दर्द भी कंट्रोल होगा, पैर भी ठीक होगा। हमने कहा सर हमने 2 हॉस्पिटल से हमने डिस्चार्ज लेकर आ गया, नहीं हो पा रहा था। वो ये डायरेक्ट यही बोले कि हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो बोले ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। तो उन्होंने जब हमें उस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे, जब हॉस्पिटल में एंट्री किया, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस कंडीशन, जो हमने आंखों से जो आंसू गिरा था इमोशनल में, कि हमारे बच्चे भी थे छोटे छोटे। हमारा काम धंधे वाला, हमारा कोई बैक सपोर्ट भी नहीं था किसी का। हमको सीधा बोला कि सर आप पहले डिपॉजिट कर दीजिए 50,000 यहाँ पे सीधा। तो बहुत ऐसा, लेकिन चलिए ठीक है, जिस कंपनी से हम कांटेक्ट में थे, कंपनी हमको सपोर्ट भी करता था। और पैसे भी थे अपने पास उस टाइम आप लोग की दुआ से। तो वहाँ पे सब डिपॉजिट करके फिर हमको ओटी में लेकर के 2-2.5 घंटा ऑपरेट चला, फिर बाहर निकाले। लेकिन जब मैं सोया था बेड पे, तो मुझे यही एहसास हो रहा था कि आज चलो ठीक है, हमारे पास कैसे भी करके हमने जमा करके ये ट्रीटमेंट तो करा लिए। उनका क्या, जो रोड पे हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको कौन मदद करने आएगा। ये मैं हमेशा सोचता रहता था। ये बहुत टाइम, तो बहुत सालों तक हमने ये बात दिमाग में मेरे चलता रहता था, उनको मदद कौन करता है। तो हमने 1-2 हॉस्पिटल में से कभी घूमते गया, तो अचानक से मेरे सामने एक औरत थी, तो बच्चे को लेके जा रहे थे, एक्सीडेंट या कुछ हुआ था, तबीयत नहीं ठीक था। तो मैं पूछा क्या हुआ, बोले बेटा पैसे नहीं है, तो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत तकलीफ हुआ। तो हमने कहा ठीक है आप लेकर जाइए, हमारे से जो होगा हम मदद करेंगे। मेरा फर्स्ट वो केस था, वो हमारा दिमाग में घूमा था कि उस टाइम हमारे पास था तो मैंने तो कर लिया पे करते, लेकिन ऐसे लोगों को कौन मदद करे जिसके पास कुछ नहीं है। तो उनका मैंने हॉस्पिटल में लेकर के जब ट्रीटमेंट कराया मैंने, तो बहुत मुझे तकलीफ हुआ। तो वो मैंने दिमाग में बैठा लिया है, अब हमें करना है लोगों को मदद भी, और ऐसे व्यक्ति को भी मदद करना जो व्यक्ति परेशानी हालत में है, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो घर के किसी माने फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहे, राशन पानी का लेकर, ऐसे लोगों को हमें मदद करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने सोचा, और वो चीज़ हमें सपोर्ट भी मिली और हमने वो करके दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने इतने लोगों को मैंने किया है ना, मैं आपको गिनती में बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कैसे क्या किया हमने। बहुत बड़े बड़े फाइनेंस की प्रॉब्लम हमने सोल्व करके लिया। बिल्कुल सर जी, बच्चे गरीब लोग रहते थे, काफ़ी खर्चे में जाते थे, बड़े बड़े अमाउंट में, छोटे में नहीं, लेकिन हुआ। वो हमने दिल में जज्बा ले लिया, करना है तो करना है, कहीं से भी करूँ, किसी से भीख मांगूँ, किसी से कर्जा मांगूँ, लेकिन अल्लाह ने वो नौबत नहीं दिया कर्जे का। लेकिन भीख मांगने की नौबत हुआ, लेकिन वो खुशी से हुआ कि किसी की मदद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो किया भी और करके भी दे रहा हूँ। अभी भी आज भी एक बच्चे का मैंने 2 दिन 3 दिन पहले भी एडमिट करा के आया हूँ, ट्रीटमेंट चालू है, उसका शायद डिस्चार्ज भी हो गया है। अच्छा। और हमने वादा भी किया इंशाल्लाह हम करेंगे मदद उनका। ओके सर, आपको क्या लगता है कि अभी हमारे भारत देश की जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार को सामाजिक मुद्दे में किन चीज़ों में परिवर्तन करना चाहिए या बढ़ चढ़ के सरकार को मदद करनी चाहिए? देखिए, हम आपको बता दें कि भारत सरकार हर तरफ से लोगों को मदद कर रही है, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमें भारत का एजुकेशन को लेकर है, रोजगार को लेकर है। ठीक है, आज के हमारे युवा जो हैं बेचारे बहुत ऐसे लोग हैं
जो अपने ये रोजगार, नौकरी को लेकर बहुत सारे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में नौकरियां की कमी है, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और कर भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं सरकार। हाँ, बहुत लोगों को नौकरी भी मिल रही है, एजुकेशन में भी सपोर्ट मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारा यही भारत के अंदर कि अगर देखा जाए तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन है तो हमारे भारत का नाम भी रोशन होगा और कहीं ना कहीं उनको रोज़गार भी मिलेगा, अपना परिवार भी उनको पालने में आसान हो जाएगा। सर, और मुझे लगता है कि अभी एजुकेशन के बाद जॉब की जो सबसे बड़ी इशूज होती है, मुझे जो लगता है कि लोगों के पास स्किल नहीं होता है। लोग बस प्रिपरेशन किए जाते हैं, लेकिन वो स्किल डेवलप भी करना चाहिए लोगों को, ताकि वो एक कैपेबल हो सके कोई काम करने के लिए, जिससे वो सोर्स ऑफ अर्निंग को वो जनरेट कर सके। सर, मेरा अगला सवाल है, आपने जो ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का स्थापना किया है, तो आप 5 साल बाद अपने इस फाउंडेशन को कहाँ पे देख रहे हैं? आज मैं समझ के चलिए कि हम आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को देख रहा हूँ, हाँ, मुझे ये गर्व हो रहा है कहकर कि आज की तारीख में ह्यूमैनिटी फाउंडेशन वो काम करके दिखाया हाँ, जो हम सोच भी नहीं सकते थे और दिमाग में मैंने सोचा भी नहीं रहा होगा ये सब, लेकिन वो करके दिखाया। आज कोई भी व्यक्ति खाने की या राशन की या ट्रीटमेंट की लेकर अगर कोई परेशानी हालत में है या नज़र में हमारे दिखता है, तो वहाँ पर कोई नहीं खड़ा होता है, तो वहाँ पे ह्यूमैनिटी फाउंडेशन दावे से खड़ा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको मदद भी करता है। सर, मेरा यहाँ पे एक रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। सबसे पहले मैं आपके आइडियल पर्सन को जानना चाहूँगा। आपके आइडियल पर्सन कौन है, जिनसे आपने प्रेरणा ली? सबसे पहले फादर मदर हैं। फादर और मदर जी, हमारे माँ बाप हैं। हमारे माँ बाप ने सब कुछ करके दिया हमारे लिए, जो भी दिया दुनिया में हमको पैदा करके दिए, एजुकेशन दिया, पढ़ाया लिखाया, उनके ही हम नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बाकी ज़िंदगी देने वाले तो अल्लाह है, ज़रिया तो माँ बाप का है। सर, किस्मत या मेहनत मानते हैं आप? नहीं, देखिए दोनों होता है, किस्मत भी रहती, मेहनत होती है। ज़्यादा प्रायोरिटी आप किनको देते हैं? देखिए अपने मेहनत पे, देखिए किस्मत तो ठीक है, लिखी हुई है तो ऊपर वाले देंगे, लेकिन जब मेहनत करेंगे तो मिलेंगी ना। अब हम सोचे कि नहीं किस्मत तो हो गई है, किस्मत देगी, तो किस्मत क्या करेगी? आपको निवाला तो नहीं खिलाएगी आके। वो लोग बोलते ना नहीं हो जाएगा, भरोसा है। अरे भाई, खुदा ने जब हाथ पैर दिया है और आप मेहनत नहीं करेंगे तो खुदा आपको कान में मुंह में निवाला नहीं देगा। आपको मेहनत करना जरूरी है। जब मेहनत करेंगे तो आपको हासिल मिलेगा, और जब मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत अगर आपके लिखा भी रहेगा तो नहीं कर पाएंगे कुछ। तो हमें यहाँ पे पहले मेहनत भी बहुत जरूरी है। समाज सेवा या पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या समाज सेवा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? पैसे है तो समाज सेवा कर पाएंगे आप, और समाज सेवा करने के लिए पैसे लगेंगे। तो यहाँ पे पैसे भी जरूरी है और समाज सेवा करना भी जरूरी है। अगर आपको सोचेंगे पैसे हम कमा के हमारे पॉकेट में रख लेंगे और हम खाली हमारे परिवार के लिए लेंगे, तो देखिए उससे कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल कब होगा? जब हम गरीब को मदद कर पाएंगे, उनकी दुआएं हमारे। तो अगर हम आज 10 रुपया कमाए हैं, अगर उनको हम मदद करेंगे, 5 रुपया मदद कर दिए हैं, 5 हमारे घर की खुशी है, तो वो 5 रुपया हमको 50,000 भी ले जाए। क्यों? लोगों की दुआएं ले जाए। तो सबसे जरूरी हमें दुआएं भी साथ चाहिए। और सर, भारत में सबसे फेवरेट प्लेस आपका? देखिए भारत में अगर देखने जाएंगे तो ऐसे बहुत से जगह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। जैसे देख लेंगे अपना चार मीनार बताया जा रहा है, बहुत खूबसूरत है। और हैदराबाद में है, चार मीनार हो गया है। आप आगे देखिए जामा मस्जिद हो गया है, गेट ऑफ इंडिया हो गया है, इंडिया गेट हो गया। बहुत से ऐसे हैं भारत के अंदर, बहुत ऐसे नाम हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। सर, अंत में अगर आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे तो क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी भारतवासियों से एक ही चीज़ हम मैसेज दूंगा। फर्स्ट यही रहेगा हमारा कि जो लोग बड़े होकर कमा रहे हैं, 2 पैसे अच्छे खासे लेवल पे हो जाते हैं, तो माँ बाप को आश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं। तो हमारा उनसे यही रिक्वेस्ट है, अगर हमारी माँ ने हमको जन्म दिया है और छोटे से हमको बड़ा कर दिया, उस लेवल तक लाके खड़ा किया है, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट हमारा, उस माँ को आप जिस तरीके से माँ ने आपको पाला है छोटे बचपन में, तो उम्र होने के बाद माँ का भी और फादर का भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीका आप भी उनको सेवा कीजिए, क्योंकि अगर उनका सेवा करेंगे लोग, देखो ये हकीकत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो वो जन्नत को मत खो। वो जन्नत को आप लेकर साथ में कब चलोगे? जब उनका सेवा करोगे। लेकिन आज की तारीख में बहुत देखता हूँ ऐसे लोग, मैं बहुत आश्रम में जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे देखा हूँ अच्छे खासे लोग हैं, जाके आश्रम में छोड़ देते हैं, उनको महीने के पैसे पे
क्यों कर रहे हो मेरे भाई ऐसा, क्यों कर रहे हो आप वो खर्च अपनी माँ के पीछे लगाओ। आपके घर छोटा पड़ रहा है इसी रीजन से, वो ऐसा मत कीजिए। आप उतने पैसे और घर बड़ा ले लीजिए, ठीक है, लेकिन माँ को, अपने बाप को साथ में रखिए। उतना ही प्यार मोहब्बत दो जितने अपने औलाद को देते हो शादी होने के बाद में, जब आपके औलाद आता है। लेकिन देखो, अगर जिस तरीके से अपने माँ बाप के साथ आप करोगे, आने वाले वक्त में आपके औलाद भी वही हालत आपके साथ करेंगे। तो ऐसा मत करो प्लीज़, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। पूरे भारतवासियों से, हर भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है, अपने माँ बाप को साथ में रखो, उनको उतना इज्जत दो जिस तरीके से उनको पाले, आपको जिस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया वैसे उनको भी दिए। हाँ बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि सर को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। और मैं सर दुआ करता हूँ कि आप इसी तरीके से आगे बढ़िए और जिस तरीके से लोगों की मदद करें, दुआएं भी कमाइए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। मुझे, हम देखिए, भारत के हर भाई बहनों, हर बुजुर्गों के हमारे साथ दुआ है और इंशाल्लाह ऐसे हम करते रहेंगे। और आपको मैं तहे दिल शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो आपने मुझे भाई, ठीक है। मैं समाधि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इनके जैसे लोगों को बढ़ावा मिले और लोग इनसे इंस्पायर होकर इनके तरह मदद करने के लिए सोचे और लोगों के लिए कुछ स्टेप्स उठाए और मदद करें लोगों की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ लोगों तक पहुँचे और हम सर के जैसे लोगों को बढ़ावा मिल सके और हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।